We all know that our Earth, along with other 7 planets of the solar system, revolves around the sun. अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ बाकी 7 प्लैनेट्स के साथ चक्कर लगाता है. This moving around the sun is called as revolution. Earth takes approximately 365 days to complete one revolution. Along with that, Earth also spins on its axis. Earth अपनी axis पे भी spin करता रहता है. This movement is called as rotation. For completing one complete rotation, Earth takes 24 hours. Therefore, our Earth is in constant motion of rotation as well as revolution. Hello everyone, welcome back to my channel Illuminar, illuminating young minds. In the previous video, I told you about our galaxy. हम किस galaxy में हैं? आकाशगंगा galaxy में. Then we also talked about the nearest star, that is sun. Then we talked about our solar system, position of Earth in the solar system, which is 3rd from the sun, and in size it is 5th. तो Earth जो है वो sun से तीसरे स्थान पे है और साइज में वो 5वें स्थान पे है. Then we also studied that Earth is a geoid. Earth का शेप कैसा है? Spherical but flattened at poles. क्योंकि हम इसी अर्थ पे रहते हैं, अब इतने बड़े अर्थ को पढ़ने के लिए हमें बहुत ज़रूरी था कि हम कोई मैकेनिज़्म निकालें, क्योंकि जब इसी अर्थ पे रहना है तो यहाँ के बारे में जानना भी ज़रूरी है. तो अब कैसे पढ़ा जाए उस अर्थ को? क्या सोल्यूशन है कि हम इस अर्थ को पढ़ पाएँ? तो उसका सोल्यूशन क्या था? वो सोल्यूशन था हमारा ग्लोब. ये ग्लोब जो है ये अर्थ का एग्जैक्ट मॉडल है. हमारी अर्थ भी कुछ ऐसी ही दिखती है. ये ग्लोब जो है वो हमारे अर्थ का एग्जैक्ट रेप्लिका है. मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ इज ग्लोब. ये जो ग्लोब है वो लैटिन वर्ड ग्लोबस से लिया गया. ग्लोबस का मतलब होता है स्फेयर, और हमारा अर्थ भी स्फेयर की तरह है, ऑलमोस्ट फ्लैटेंड एट पोल्स, तो इसीलिए उसको कहा गया ग्लोब. अब इस ग्लोब की ज़रूरत क्यों पड़ी? ग्लोब की ज़रूरत इसलिए पड़ी हमें क्योंकि किसी भी जगह के बारे में जानने के लिए या किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन को जानने के लिए, ठीक है हमने मान लो फोटोग्राफ्स ले ली स्पेस से, लेकिन वो तो हमें दिख रहा है, पर फिगर्स में उसके लोकेशन को हम कैसे पता करेंगे? क्योंकि अर्थ पे कहीं फिगर्स लिखी हुई नहीं आई थी. उन फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस ग्लोब की ज़रूरत पड़ी कि एग्जैक्ट लोकेशन हम कैसे किसी भी जगह की पता करेंगे, या 2-3 चीज़ें और थी जिनको जस्टिफाई करने के लिए हमें ग्लोब की ज़रूरत पड़ी. जो क्या थे रीजंस वो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ये जो ग्लोब है आपका, ये ठीक अर्थ की तरह है. देखिए अर्थ की तरह ही रोटेट कर रहा है. इट्स जस्ट लाइक अ पॉटर्स व्हील. अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रहा है ये, ठीक है. सबसे पहले लेट्स स्टडी द टाइप्स ऑफ ग्लोब्स. सबसे पहला है ये बिग टाइप्स, बिग ग्लोब्स. ये ग्लोब्स कैसे होते हैं? बड़े होते हैं. ये इतना बड़ा भी नहीं है, बट ईजिली कहीं भी ले नहीं जाया जा सकता है. सो इट इज़ नॉट पोर्टेबल. तो ये जो है ये बिग ग्लोब्स की कैटेगरी में आता है. सेकेंड जो आप देख रहे हैं वो है पॉकेट ग्लोब्स. ये हम पॉकेट में रख के कहीं भी घूम सकते हैं. दे आर कॉल्ड एज पॉकेट ग्लोब्स. एंड जो थर्ड कैटेगरी है वो है बलून लाइक ग्लोब्स. ये क्या होते हैं? ये बलून की तरह होते हैं. इनको आराम से आप बैग में पैक करके ले जाइए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे इन्फ्लेट करके यहाँ देख लीजिए, एंड देन अगेन इसमें से एयर निकाल के रख लीजिए. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लोब्स: बिग ग्लोब्स, पॉकेट ग्लोब्स एंड बलून लाइक ग्लोब्स. ग्लोब्स वेरियस शेप्स एंड साइजेस में आते हैं. दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोब है अर्था. अब आपका काम है ये पता लगाना कि ये अर्था किस कंट्री में है, और अगर आपको पता चल जाए तो प्लीज़ डू लीव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए कि ये अर्था ग्लोब जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोब है वो किस कंट्री में है. अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि ये ग्लोब की ज़रूरत क्या थी. ग्लोब ही क्यों, कोई और स्ट्रक्चर क्यों नहीं? ग्लोब इसलिए क्योंकि अगर हम इस ग्लोब को देखें तो ये एग्जैक्ट रेप्लिका है अर्थ का. दिस इज़ एग्जैक्ट रेप्लिका. और या फिर हम ये भी कह सकते हैं ये अर्थ का 3D मॉडल है. ये अर्थ का क्या है? 3D मॉडल. जैसा अर्थ दिखता है
ठीक वैसा ही ये ग्लोब भी हमें दिखता है। आई नो लाइट से थोड़ा रिफ्लेक्शन से आपको ग्लोब क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, बट अगर आपके घर में ग्लोब है तो प्लीज़ टेक दैट आउट एंड सी। जैसे जैसे जो कंट्री जैसे प्रेजेंट है वैसे ही इस ग्लोब पे हम दर्शाई जाती है। इसी कारण से ग्लोब हमें विजुअल एक्यूरेसी देता है, यानी कि जब हम ग्लोब को देखते हैं तो उस टाइम पे हमें सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नज़र आता है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि ये जो ग्लोब है ये कितना हैरान करने का चीज़ है कि हम ऐसी गोल चीज़ पे रह रहे हैं। हमें तो लगता है हम फ्लैट चल रहे हैं, सड़कें फ्लैट है, ये फ्लैट है, वो फ्लैट, पर नहीं, हम ऐसे ही गोल से स्ट्रक्चर पे रह रहे हैं। ऐसा ही गोल स्ट्रक्चर है ओशियंस का, हम उस पे रह रहे हैं। तो ये जो है, ये ग्लोब जो है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है पढ़ने के लिए, और अर्थ के लिए ये बिल्कुल एक्यूरेट है, अर्थ के स्टडी के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम इस ग्लोब को उठाते हैं तो एक बार में हम सिर्फ एक पोर्शन देख पाएंगे, हाफ ऑफ इट। अगला हाफ देखने के लिए हमें इसे ऐसे घुमाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार में हमको पूरा वर्ल्ड एक साथ देखना है फॉर एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन और फॉर गैदरिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, तो हम क्या करेंगे? तब हम ये करेंगे कि इस अर्थ को जो है एक 2D स्ट्रक्चर पे, एक शीट ऑफ पेपर पे बनाएंगे। वो 2D स्ट्रक्चर क्या होगा? मैप। वो हम शीट पे बनाएंगे और वो 2D स्ट्रक्चर है मैप। लेकिन मैप में थोड़ा सा एक्यूरेसी का इशू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ की शेप में तो है नहीं, और अर्थ एक प्लेन चीज़ नहीं है। इसलिए इसके पीछे भी एक स्टोरी है। बहुत साल पहले लोगों को लगता था कि अर्थ फ्लैट है, तो लोग ना बहुत दूर नहीं जाते थे कहीं भी ट्रैवल करके, क्योंकि उन्हें लगता था इसके बियॉन्ड अर्थ ख़त्म हो जाएगा और हम गिर जाएंगे। बट फिर कुछ लोगों ने क्यूरियोसिटी के कारण एक जगह से, यानी कि किसी नदी से या किसी सागर से ट्रैवलिंग शुरू करी, और वो ट्रैवल करते गए 3 साल पानी में ट्रैवल करते करते उन्होंने नोटिस किया कि वो 3 साल बाद वहीं पहुंच गए जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। तब उन्हें समझ में आया दुनिया गोल है। That time it was concluded that Earth is round and not flat. So Earth is a sphere and globe is a 3D model of Earth. Map is a 2D model of Earth. What is the advantage with the globe? The advantage with the globe is that it provides visual accuracy. The only problem is that we cannot see the whole globe in one go. Like एक बार में हम पूरे ग्लोब को एक साथ नहीं देख सकते हैं. We have to rotate it. Whereas in map we can see the whole world in one view only. अब इस ग्लोब को और अच्छे से समझने के लिए और अर्थ को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है अर्थ की पोजीशन को पहचानना। अर्थ हमें क्या लगता है कि स्पेस में क्या अर्थ ऐसे खड़ी है, ऐसे स्ट्रेट? नहीं। टेक एन एप्पल। आप एक एप्पल लीजिए, इस एप्पल में एक नीडल इंसर्ट कर लीजिए। मेरे पास नीडल नहीं था तो मैंने एक रीफिल, पुराना यूज्ड रीफिल था, उसको इंसर्ट कर लिया है। ये हो गया अर्थ के बीचों बीच से हमारा ये नीडल या ये रीफिल निकल रहा है। अब ये जो है अर्थ जो है वो ऐसे नहीं होके अर्थ ऐसे पॉइंटेड होती है, यानी कि अर्थ का एक्सिस जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ऐसे होती है हमारी अर्थ। जो हमारा एक्सिस है वो ऐसे है। आपको लग रहा होगा अर्थ ऐसे है, लेकिन नहीं, अर्थ जो है वो स्पेस में इस तरीके से प्रेजेंट है। तो हमारा जो नॉर्थ पोल है वो यहाँ है, नॉर्थ पोल, ये हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है, और हमारा साउथ पोल यहाँ है, ये हमारा बॉटम मोस्ट पॉइंट है। ये जो टिल्ट है मेन, उससे जो डाइवर्जन है इसका वो है 23.5 डिग्री का, यानी कि यहाँ से जो अर्थ है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से 23.5 डिग्री टिल्टेड है। तो हमारी अर्थ जो है वो टिल्टेड है, एक्सिस जो है उसका वो थोड़ा सा टिल्टेड है। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि ये जितनी भी लाइंस मैं ड्रॉ कर रही हूँ या ये जो एक्सिस आपको समझा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ के बीचों बीच से कोई ऐसा पोल या कोई ऐसी लाइन गुजरती है। ये सब इमेजिनरी लाइंस हैं। जो भी लाइंस हम अभी इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो सब जो है वो इमेजिनरी लाइंस हैं। हमने उनको इसलिए ड्रॉ किया ताकि हम अर्थ के फिनोमेनन को समझ सकें कि अर्थ में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं, फिगर्स में लोकेशन को जान सकें, है ना। उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी था कि हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करें, क्योंकि अर्थ में और कोई मेजरिंग का तरीका नहीं था और अर्थ बहुत बड़ा था, तो मेजरिंग टेप से तो मेजर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। सो नाउ हियर आई वांटेड टू से दैट अर्थ इज टिल्टेड at its axis by 23.5
half degree. So this is how Earth rotates and revolves around the sun. Now अब हमें इन imaginary lines की ज़रूरत क्यों पड़ी? इन imaginary lines की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमें reference points तो चाहिए था ना. अर्थ पे तो कोई reference point ऑटोमेटिकली ड्रॉ होके आई नहीं थी. इन रेफरेंस पॉइंट्स को जानने के लिए हमें ग्लोब पे ये इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ी सो दैट हम अर्थ को अच्छे से समझ सकें, लोकेशंस को एग्जैक्टली मार्क कर सकें. जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को इफ समबडी हैज़ टू ट्रैवल फ्रॉम रशिया टू चाइना, सो इज इट पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू टेक अ मेजरिंग टेप एंड देन स्टार्ट मेजरिंग द डिस्टेंस? ये प्रैक्टिकल तो नहीं है. सो इसी तरीके से बीच में प्रैक्टिकल का एक और रीज़न ये भी है कि बीच में बहुत सारे सीज आ सकते हैं. रशिया और चाइना में चलिए कोई ओशन नहीं है बीच में, लेकिन अगर यूएसए से इंग्लैंड आना है तो बीच में ओशन है. हम कैसे लेके आएंगे मेजरिंग टेप? पर डिस्टेंस तो मेजर करना ज़रूरी है. उसके लिए इन सब बातों के लिए हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी जो हमारा रेफरेंस पॉइंट बना अर्थ को स्टडी करने के लिए. अब आप इस ग्लोब में देखिए, आपको लग रहा होगा ये ग्लोब जैसे है ठीक वैसे ही हमारा अर्थ है. हमारा अर्थ का जो मॉडल हम कहते हैं, एग्जैक्ट रेप्लिका कहते हैं, वो सिर्फ ये स्फेयर है. स्पेस में ऐसा कोई फ्रेम नहीं है. इफ़ यू कैन सी, ऐसा कोई फ्रेम जो है वो स्पेस में नहीं प्रेजेंट है. अर्थ वैसे ही है. कोई ऐसा एक्सिस जो है, कोई ऐसा नीडल जो इस ग्लोब के बीचों बीच से यहाँ से पास कर रहा है, ऐसा कोई नीडल जो है वो स्पेस में नहीं प्रेजेंट है. ठीक है, वो अर्थ में नहीं प्रेजेंट है. कोई ऐसा नीडल जो पास कर रहा है वो अर्थ में नहीं प्रेजेंट है. ये सब कुछ इमेजिनरी है. और इस ग्लोब में जो है, जो हम देख रहे हैं, इसमें ये सब चीज़ इस स्फेयर को सपोर्ट करने के लिए दी गई है. अगर हम नहीं बनाएंगे ये फ्रेम तो क्या होगा? ये ग्लोब जो है यहाँ वहाँ घूमती रहेगी तो स्टडी करना डिफिकल्ट हो जाएगा. तो एक जगह रख के स्टडी करने के लिए, इसके सपोर्ट के लिए नीचे ये स्टैंड और इधर ये फ्रेम दिया गया है. अब इस अर्थ को पढ़ने के लिए एज आई सेड ग्लोब पे हमने बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस बनाई. तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंस इमेजिनरी लाइन एक्सिस के बाद जो बनी वो थी इक्वेटर. इक्वेटर क्या थी? जो अर्थ के बीचों बीच से पास करती थी. इक्वेटर जो है, यहाँ मैंने ऐसे आर्क इसलिए किया है क्योंकि अर्थ एक स्फेयर है तो इक्वेटर उसके चारों तरफ बनेगा, बट ये 2D मॉडल है इसलिए मैंने ऐसे आपको समझाया है. ये अर्थ के बीचों बीच से पास करती थी और अर्थ को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है इक्वेटर. इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है. इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इन 2 इक्वल हाफ्स. नाउ हियर इफ यू कैन सी, यहाँ ये एक मोटी सी लाइन है. अगर आपके पास ग्लोब है तो आप देख सकते हैं, ये जो मोटी सी लाइन है ये है हमारी इक्वेटर. ये जो मोटी सी लाइन है ये है हमारा इक्वेटर. ठीक है, ये इक्वेटर जो है ये हमारे अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है. वो हिस्से क्या है? नदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर. व्हाई हेमिस्फेयर? अर्थ इज अ स्फेयर. अर्थ पूरा स्फेयर है तो स्फेयर के आधे को क्या कहते हैं? हेमिस्फेयर. सो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल इज नदर्न हेमिस्फेयर एंड फ्रॉम इक्वेटर टू साउथ पोल इज सदर्न हेमिस्फेयर. सो देयर आर, ये इक्वेटर जो है वो हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर. अब क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ इक्वेटर से हम अर्थ को पढ़ सकते थे? 2 भाग में तो डिवाइड कर दिया. वी डिवाइडेड द अर्थ इन 2 हाफ्स, बट व्हाट देन? व्हाट नेक्स्ट? सो नेक्स्ट वाज that we drew few more imaginary lines running parallel to the equator. Equator से parallel run करती हुई हमने और बहुत सारी imaginary lines बनाई जो कि नॉर्थ में नॉर्थ पोल तक गई, साउथ में साउथ पोल तक गई. ये सारी lines जो हैं ये इक्वेटर के पैरेलल थी. इनको कहा गया parallel of latitudes. Parallel of latitudes. These lines were called as parallels of latitudes. Now these parallels of latitudes, क्योंकि ये पैरेलल थी so they never intersected each other. ये कभी एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करती थी, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं थी. ये हमेशा एक दूसरे के साथ चलती थी. And the second point was they were always at the same distance. यानी 2 पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम होता था, चाहे आप किसी भी पॉइंट पे उसको मेजर कर लीजिए. So the distance between 2 parallel lines was always same and they never intersected each other.
But then these latitudes were longer near the equator and they become shorter as we move towards the pole. क्या हुआ कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाने लगे तो ये लैटिट्यूड्स का जो लेंथ है ना वो छोटा होता चला जाता था, क्योंकि वो सर्कमफरेंस के ऊपर जैसे जैसे हम स्फेयर में जाएंगे क्या होगा, सर्कमफरेंस ऊपर कम होता चला जाएगा। तो जब वो कम होता चला जाएगा तो उसी पे जब हम लैटिट्यूड ड्रॉ करेंगे तो लैटिट्यूड का जो लेंथ है वो भी कम होता चला जाएगा। तो इसी तरीके से जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ गए नॉर्थ या साउथ में, तो जो लेंथ ऑफ लैटिट्यूड है it keeps on decreasing. It keeps on decreasing till it becomes a point at the poles. Till it becomes a point at the poles. अब उसके बाद ये बात आती है कि लैटिट्यूड्स ठीक है पैरेलल लाइंस हैं, नहीं इंटरसेक्ट करते हैं, पर हम इन लैटिट्यूड्स को ड्रॉ कैसे करें? इनका क्राइटेरिया क्या है ड्रॉ करने का? इनका क्राइटेरिया ये है कि हमने इक्वेटर को 0 डिग्री लिया। We took equator as 0 डिग्री। यहाँ मैंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल एकदम स्ट्रेट इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को समझ में आए, अदरवाइज एक्सिस बेंट ही है। ओके, अभी क्या हुआ कि ये 0 डिग्री से ये 0 डिग्री ले लिया हमने एक स्ट्रेट लाइन। ये पूरे स्फेयर का डिग्री कितना होता है? पूरे स्फेयर का डिग्री होता है 360 डिग्री। पूरे स्फेयर का 360 डिग्री होता है, तो स्फेयर के हाफ का कितना डिग्री होगा? स्फेयर के हाफ का डिग्री होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम 0 डिग्री भी कंसिडर करते हैं। 180 डिग्री को हम 0 डिग्री भी कंसिडर करते हैं। सो दिस स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री और 0 डिग्री। अब इस 0 डिग्री से नॉर्थ पोल पे, यानी कि यहाँ टॉप से क्या होगा, ये पूरा हेमिस्फेयर जो है ये 180 डिग्री का हो गया, तो इसका हाफ कितना होगा? 180 डिग्री का हाफ कितना होगा? 90 डिग्री। ये 180 डिग्री है, इसका हाफ कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री से हम लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे? हम क्या करेंगे, ये वाले को हम बेस लेके यहाँ से हम डिग्रीज मेजर करेंगे। तो 1 डिग्री पे सरकमफरेंस से देंगे, 1 यहाँ से लेके सरकमफरेंस पे 1 डिग्री पे पॉइंट ड्रॉ करेंगे, तो वहाँ पहला लैटिट्यूड ड्रॉ करेंगे। फिर 2 डिग्री पे एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, वहाँ दूसरा लैटिट्यूड ड्रॉ करेंगे। फिर 3 डिग्री पे एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, वहाँ तीसरा लैटिट्यूड ड्रॉ करेंगे। ऐसे करते करते यहाँ से यहाँ तक कितना है? 90 डिग्रीज। सो वी विल हैव हाउ मेनी लैटिट्यूड्स? वी विल हैव 90 लैटिट्यूड्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड इन द सिमिलर वे we will have 90 latitudes in the southern hemisphere। यानी कि नदर्न में भी 90 होगा क्योंकि हर डिग्री पे एक नया लैटिट्यूड निकलेगा, और सदर्न में भी 90 होगा, यानी हर डिग्री पे एक नया लैटिट्यूड निकलेगा। ठीक है, 90 and 90 180 लैटिट्यूड्स प्लस द इक्वेटर। ओके, एंड एक पॉइंट से, यानी एक पॉइंट से जहां भी हम ये डिग्री कर रहे हैं उस एक पॉइंट से एक ही लैटिट्यूड पास होगा, बिकॉज दे आर पैरेलल लाइंस। एंड प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन क्या होता है कि दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, सो एक पॉइंट से एक ही निकलेगा और वो पूरा सर्कल बनाएगा। लैटिट्यूड क्या करेगा? पूरा सर्कल बनाएगा, कहीं बड़ा सर्कल बनाएगा, कहीं छोटा सर्कल बनाएगा, क्योंकि अर्थ में स्फेयर होने की वजह से ऊपर जाते जाते थोड़ा एरिया कम होता जाता है, तो स्फेयर का लेंथ, जो सर्कल का लेंथ जो है वो कम होगा, लेकिन वो पैरेलल रहेंगे और 2 लैटिट्यूड्स का डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहेगा। अब आती है बात कि इससे हम लोकेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे या डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। लोकेशन के लिए जो हमारा 1 डिग्री लैटिट्यूड पे बनेगा उसको बोलेंगे 1 डिग्री, जो 2 डिग्री पे बनेगा उसको बोलेंगे 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। डेफिनेटली इट इज़ नॉट 1 2 3, इससे ज़्यादा है, लेकिन मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ बता रही हूँ। सो वी विल हैव 90 डिग्री तक यहाँ एंड 90 डिग्री तक यहाँ। अब बात आती है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर 20 डिग्री में है इंडिया में, और बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील इज ऑल्सो एट 20 डिग्री। तो दोनों का लोकेशन सेम है क्या? वी ऑल्सो नो कि महाराष्ट्र इंडिया में है एंड ब्राज़ील इंडिया में नहीं है, इट्स इन साउथ अमेरिका। अब कैसे ढूंढें उसको? तो होता ये है कि जो लैटिट्यूड्स इक्वेटर से नॉर्थ पोल यानी नदर्न हेमिस्फेयर में बनते हैं वो होते हैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स। वो क्या होते हैं? हमारे नदर्न लैटिट्यूड्स। और जो लैटिट्यूड्स इक्वेटर से साउथ पोल यानी सदर्न हेमिस्फेयर में बनते हैं वो होते हैं हमारे सदर्न लैटिट्यूड्स। वो क्या होते हैं? हमारे
southern latitudes. So now when we have to write, we will write Maharashtra, Chandrapur in Maharashtra is at 20 degree north and Belo Horizonte in Brazil is in 20 degree south. यानी बेलो हॉरिजॉन्टे जो है वो 20 डिग्री साउथ पे है, जबकि चंद्रपुर जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ पे है. सो ये नॉर्थ और साउथ जो है वो लैटिट्यूड्स में लिखा जाता है बिकॉज इक्वेटर डिवाइड्स इट इन नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर एंड दस वी हैव जो भी नदर्न हेमिस्फेयर में होगा उसमें वॉट एवर डिग्री विद एन एंड सदर्न में होगा तो वॉट एवर डिग्री विद एस ज़रूर लिखते हैं. अब इसमें एक बात और आती है कि डिस्टेंस कैसे मेजर होगा. डिस्टेंस ऐसे मेजर होगा कि किसी भी दो लैटिट्यूड के बीच में जो है वो 110 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, 110 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली. और क्योंकि उनके डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा इसलिए दो लैटिट्यूड कहीं भी उनके बीच का डिस्टेंस 110 किलोमीटर्स ही रहेगा. तो उसके हिसाब से जब हमें दो जगह का लैटिट्यूड पता है, ऊपर का और नीचे का, तो हम उसका लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट तो निकाल ही सकते हैं. लैटिट्यूड्स का जो डेफिनेशन होगा दैट विल बी those horizontal lines which run parallel to the equator on a globe. Those horizontal lines which run parallel to the equator on a globe. So latitude जो हैं उनको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं. Latitude का मतलब होता है लेटी हुई लाइंस, ठीक है. Horizontal lines ये क्या है, इक्वेटर के पैरेलल है. So this was about latitude का properties. Now we will discuss the important latitudes which help us study the earth in a better way. Now we come to important latitudes present on the globe or imaginary latitudes present on our earth. So इसमें से important कौन सा है? We have equator is very important as I told you because it divides the earth into two equal halves. Then we have Tropic of Cancer at 23.5 degree north. Then we have Arctic Circle at 66.5 degree north. Then we have Tropic of Capricorn at 23.5 degree south. And then we have Antarctic Circle at 66.5 degree south. इन सर्कल्स का, इन लैटिट्यूड्स का क्या इम्पोर्टेंस है? इन लैटिट्यूड्स का इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो है अर्थ को डिफरेंट हीट जोन्स में डिवाइड करती हैं. ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये 4 लैटिट्यूड स्पेशली आर्कटिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक, दे डिवाइड द अर्थ इनटू 5 हीट जोन्स. ये हीट जोन्स में कैसे डिवाइड होती हैं? क्या ये हमने डिवाइड कर दी इमेजिनरी लाइन यहाँ ड्रॉ करके? तो ऐसा नहीं था. इसका एक साइंटिफिक रीज़न था विच आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू एन एक्टिविटी. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू, मेक इट एज विजिबल एज आई कैन. हो सकता है आप लोग को थोड़ा क्लियर ना दिखाई दे क्योंकि अभी रोशनी कम हो जाएगी, बट प्लीज़ ट्राई टू डू दैट एट योर होम ऑल्सो एंड देन यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. सो येस एवरीवन, मैंने कोशिश की है. आई होप आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो दिखाई दे ही रहा होगा. नाउ इफ़ यू सी हियर, जो सबसे ज़्यादा सनलाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के एरिया में रिसीव हो रही है. मैक्सिमम सनलाइट कहाँ रिसीव हो रही है? यहाँ रिसीव हो रही है. एक्चुअली होता क्या है कि जब अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है उस टाइम पे साल में एक बार सन जो है वो इक्वेटर के साथ एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बनाता है. तो अब इसके कारण जो इक्वेटर का एरिया है या उसके आसपास का जो एरिया है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो एरिया है, ये सबसे ज़्यादा सनलाइट रिसीव करता है. तो हमने ये चीज़ पता करने की कोशिश करी कि कहाँ से कहाँ तक सबसे ज़्यादा सनलाइट रिसीव होता है. सो वी फाउंड आउट कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक सबसे ज़्यादा सनलाइट रिसीव होता है. फिर धीरे धीरे ये सनलाइट जो है वो स्लैंट हो जाता है. सो 23.5 डिग्री नॉर्थ के बियॉन्ड, आई होप आपको दिखाई दे रहा है, और 23.5 डिग्री साउथ के बियॉन्ड सनलाइट थोड़ा कम हो जाता है. क्लाइमेट उसके हिसाब से अफेक्ट हो जाता है. एंड देन बियॉन्ड 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड बियॉन्ड 66.5 डिग्री साउथ sunlight is very very minimal and the climate is according to that. यानी कि वहाँ धूप बहुत मुश्किल से मिलती है. तो वहाँ क्या होती है, सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है. और सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? इक्वेटर के पास, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये सन के पास एक्सपोज होता है. तो अब यहाँ होता क्या है कि 5 हीट जोन्स आ जाते हैं.
सबसे ज़्यादा कौन सा एरिया सन को एक्सपोज होता है? इक्वेटर के पास का, फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। साल में एक बार ये एरिया सन के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है, तो दिस एरिया इज कॉल्ड एज टॉरिड जोन। सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ होती है। देन सन्स के रेज वहाँ से थोड़े स्लैंट हो जाते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ से और 23.5 डिग्री साउथ से। वहाँ से फिर इक्वल अमाउंट का जो सन्स रेज का एक्सपोजर है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ पे मिलता है। तो ये हो जाते हैं टेम्परेट जोन। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का नॉर्थ टेम्परेट जोन, सदर्न हेमिस्फेयर का साउथ टेम्परेट जोन। देन वी हैव जो 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ के बियॉन्ड बिल्कुल ही मिनिमलिस्टिक सनलाइट एक्सपोज होता है। ये सनलाइट जो है ये इतना कम होता है कि यहाँ हमेशा ठंड होती है और नॉर्मल ह्यूमन लाइफ बहुत रेयरली देखने के लिए मिलती है, या नॉर्मल लाइफ बहुत कम है यहाँ पे। तो वो जो जगह है दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का नॉर्थ फ्रीजिड जोन, सदर्न हेमिस्फेयर का साउथ फ्रीजिड जोन। सो वी हैव 5 हीट जोन्स: टॉरिड जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, नॉर्थ फ्रीजिड जोन एंड साउथ फ्रीजिड जोन। सो दीज आर द हीट जोन्स। ऐसे जो है इन हीट जोन्स में क्यों डिवाइडेड है, ऐसा क्यों होता था, ये सब के लिए हमें इन लैटिट्यूड्स की ज़रूरत पड़ी। इन लैटिट्यूड से हमें ईजिली समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ से यहाँ ज़्यादा गर्मी है, यहाँ कम गर्मी और यहाँ बिल्कुल ठंड है। उसके लिए हमने ये लाइंस ड्रॉ करी। किससे? ये लाइंस ऑलरेडी ड्रॉन नहीं थी, सन के रेज का जो इंक्लिनेशन पड़ता था और जहाँ से उनकी जैसी इंटेंसिटी होती थी उसके हिसाब से हमने ये 5 लैटिट्यूड्स को कंसिडर किया। सो दिस वॉज इट अबाउट द लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स को बहुत अच्छे से समझाया है। इस चैप्टर में आगे भी है, लॉन्गिट्यूड भी है, बट आई वॉन्ट कि पहले एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट जो लॉन्गिट्यूड है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। आई बिलीव जो भी मैंने समझाया है आप लोगों को वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस डाउट को लेने की कोशिश करूँगी इन माय नेक्स्ट वीडियो। Also, please watch the video so that whenever I'm taking up the quiz, you can answer as many questions as you can. And एक चीज़ मैं लास्ट में ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ये जो जानकारी है ना, ये सिर्फ 6 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए नहीं है, ये हम सब जान सकते हैं कि ये जोन्स कैसे डिवाइडेड है। कई बार क्या होता है हमारा कॉन्सेप्ट भी नहीं उतना क्लियर हो पाता है, तो इसलिए इन चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।